Hey guys, again welcome back to my channel Study with Smriti. So guys, this is the 12th lecture of sets, relation and function. 11th lecture, एक्चुअली हमने 10th लेक्चर से ही फंक्शन स्टार्ट कर दिया था. 11th लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी जो कि थी स्लोप के बारे में रिलेटेड थी. स्लोप के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा उसमें हम मेनली कि स्लोप जो है आपका वो m से रिप्रेजेंट होता है. उसके बाद जब आपकी एंगल की बात हो तब वहाँ पे स्लोप टेन थीटा ऐसा रिप्रेजेंट होता है. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जब आपका टेन थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है, तब आपका स्लोप जो है वो निगेटिव होता है. वहीं अगर लेस देन 90 है, लेस देन 90 है तो टेन थीटा आपका पॉजिटिव होता है. ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी 11th लेक्चर में. ठीक है, इतना पढ़ लिया. अब हम चलते हैं कि नॉर्मली अगर स्लोप दिया है, ठीक है, और हमको बोल रहा है जैसे एक इक्वेशन दी है, सपोज ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0. तो अब इसका हमको m फाइंड करने को बोल रहा है, यानी कि इस इक्वेशन का स्लोप फाइंड करने को बोल रहा है. तो इस इक्वेशन का स्लोप बहुत ही आसान है फाइंड करना. इसका हो जाएगा निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. ठीक है, ये होता है आपका नॉर्मली जो है आप m किससे फाइंड करोगे, ऐसे फाइंड करोगे जब भी आपका नॉर्मली एक इक्वेशन दी रहती है. ठीक है, इतना हमने पढ़ा किसमें, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन में. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन. सो मे आई रब दिस. ठीक है, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है. सो गाइज, ये जो है इसे हम कहते हैं पैराबोला. नॉर्मली ये यहाँ पे आपको किस तरह से यूज होगा, कितने टाइप से यूज होगा. एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया. तो ये जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपवर्ड पैराबोला. दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला. ठीक है, ये और ये हो जाएगा आपका साइडेड पैराबोला, और ये हो जाएगा आपका टिल्टेड पैराबोला. कितने टाइप हो गए, 1 2 3 4, 4 टाइप हो गए किसके, पैराबोला के. कौन कौन से, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडेड एंड टिल्टेड. टेढ़ा जो है उसको हम टिल्टेड बोल रहे हैं. साइड जो, जिसका मुंह साइड की तरफ खुला है वो हो जाएगा आपका साइडेड. जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला है वो हो जाएगा अपवर्ड, और जिसका मुंह नीचे की तरफ खुला है हो जाएगा डाउनवर्ड. ठीक है, उसके बाद एक चीज आप ये बताओ मुझे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसका क्वाड्रेटिक फंक्शन होने के लिए उसका नॉर्मली इक्वेशन आपको जरूर मालूम होना चाहिए. वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो ये इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना. तो चलो इसको, तो जब यहाँ d क्या होता है, यहाँ होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये भी आपको मालूम है, ये भी आप 10th पास करके आए हो तो आपको मालूम ही होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, इतना हो गया. तो अब अगर ये नॉर्मल एक ग्राफ है, ठीक है ना, तो जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी कि वो क्या है, 0 से छोटा है या 0 उसमें बड़ा है. ठीक है, इतना हो गया. दूसरा, जब आपका टच करता है तब d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, और वहीं जब आपका नीचे से जाता है, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तब यहाँ आपका d जो है वो बड़ा हो जाएगा 0 से. इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना आप लोग. जब वो बिना किसी टच किए वो बस y एक्सिस से चला जा रहा है तब वो क्या हो जा रहा है, 0 से छोटा है. वहीं जब वो y एक्सिस को टच, x एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है तब वो d के इक्वल है. और वहीं पे जहां वो नीचे से जा रहा है, यहाँ आपको d का मतलब मालूम होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पे तब क्या होगा कि d जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से. ठीक है, ये किसके लिए है, ये केस किसके लिए
जब आपका ए जो है वो क्या हो, पॉजिटिव हो। ये पॉइंट आप नोट करके लिख लो। व्हेन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एंड a इज पॉजिटिव देन दिस कंडीशन इज अप्लाइड। यानी कि आपके जो पैराबोला है वो सारे ऊपर की तरफ ही खुलेंगे, यानी कि अपवर्ड ही बनेंगे और उसमें भी ये 3 कंडीशन होंगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लो आप इसे। जब आपका y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन रहा है, वहां पे आपका a जो है वो पॉजिटिव है, तब आपका जो है वो ये 3 कंडीशन बनेंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, जब आपका a निगेटिव हो तब क्या होगा। जब आपका a निगेटिव हो तब क्या होगा, तब ये कंडीशन अपोजिट हो जाएगी। मतलब कि तब जो आपका पैराबोला है वो कहाँ खुलेगा, डाउनवर्ड खुलेगा। एक बार फिर से चलो देख लिया जाए, एक सेकेंड। ये कुछ एक बार ऐसे निकला, ये कुछ ऐसे गया और उसके बाद फिर ऐसे गया। ठीक, ये क्या हो गया, यहाँ पे d जो है वो ग्रेटर देन, मतलब जी सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ जो है आपका d जो है सॉरी z उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 कंडीशन होगी, है ना। बस अंतर क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव था तो आपका पैराबोला अपवर्ड खुल रहा था, वहीं जहां आपका पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो गया तो सारे पैराबोला कैसे खुल रहे हैं, डाउनवर्ड खुल रहे हैं। देख लो आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका वर्टेक्स और लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टेक्स और लाइन ऑफ सिमेट्री अगर फाइंड करने को बोल देगा तो क्या होगा और कैसे फाइंड करोगे आप लोग इसका। यार अपवर्ड का किसी का भी अगर आपको वर्टेक्स और लाइन ऑफ सिमेट्री बोल रहा है तो आप कैसे फाइंड करोगे उसको, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आपको वर्टेक्स फाइंड करना है तो उसका क्या हो जाएगा, -b/4a, है ना, एंड -d/4a। ये किसके लिए हो जाएगा, ये आपका जब वर्टेक्स होगा, जब वर्टेक्स आपको फाइंड करना होगा तब के लिए होगा। ठीक है, और वही आपका लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा -b/2a। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लो कि अगर वर्टेक्स बोल रहा है तो यहाँ 2a होगा। वर्टेक्स बोल रहा है तो वर्टेक्स का क्या हो जाएगा, -b/2a और उसका क्या हो जाएगा, -d/2a। अब आप पूछोगे कि वर्टेक्स क्या है और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। आपने फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन वर्टेक्स और लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या, बताती हूँ भाई, बताती हूँ। एक ग्राफ है नॉर्मली, ठीक है, ये मान लो कुछ इस तरह से है ना। ये एक पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, पहचान रहे हो ना, अभी तो मैंने बताया अपवर्ड, डाउनवर्ड, टिल्टेड, साइडेड। ठीक है, तो ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। ये इक्वली पार्ट करेंगे। दिस इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री, this is your roots and this is your vertex। चलो जल्दी से बता दो, इसका क्या फॉर्मूला था, -b/2a, है ना।
लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या था, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। और रूट्स तो मैंने बता ही दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि क्या होता है रूट्स, द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। जितनी बार एक्स एक्सिस पे वो नंबर मतलब उसको कट करेगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इस पॉइंट को नोट कर लो, इस डायग्राम को आप लोग नोट कर लो, ठीक है। रूट्स नहीं जाना तो मेरे पहले वाले वीडियो में जाके जल्दी से देखो। और बाकी का मैं इसमें तो बता ही चुकी हूँ कि क्या होता है रूट्स आपका। और वर्टेक्स और लाइन ऑफ सिमेट्री भी अभी हमने जान लिया, ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझेंगे तो शायद और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो मिटा दिया जाए अब इसे। अगेन ये जो है रूट्स है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये जो पॉइंट कहलाएगा ये आपका कौन सा होगा, वर्टेक्स होगा, ठीक है। चलो अब करते हैं एक क्वेश्चन। सपोज एक ग्राफ दिया, एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे ग्राफ, क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना है, ये भी सुन लो भाई, क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना है। क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, अभी रूट्स की जरूरत पड़ेगी। रूट्स ओके, हम रूट्स तो फाइंड कर ही लेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री की जरूरत पड़ेगी और वर्टेक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलो फाइंड करते हैं सब कुछ और जल्दी से बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तुरंत। लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने से पहले फाइंड तो करो पहले। लाइन ऑफ सिमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी यानी कि 3, है ना, और 2a माइनस, देखो चलो अच्छे से पूरा कर देती हूँ, रुको, माइनस ऑफ माइनस 3b, और 2 कितना है, 2 इंटू 1 तो ये जाएगा 3/2। तो ये क्या आ गया आपका, लाइन ऑफ सिमेट्री आ गया। उसके बाद अब चलते हैं वर्टेक्स पे। वर्टेक्स पे वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ये था, है ना। तो चलो इसको भी निकाल लो। तो ये पहले माइनस, चलो ये तो हमारा फाइंड किया हुआ है, कितना है ये 3/2, और माइनस डी निकाल लो तो डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है 3 यानी कि 9, माइनस 4 कितना है, 4 इंटू 2 8, तो कितना है 1, यानी कि माइनस डी यानी कि माइनस 1/4। ये निकल आया आपका सब चीज। क्या क्या निकला है आप में, यहाँ पे हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री और वर्टेक्स दोनों निकल गया, देख सकते हो आप। ये क्या है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री और ये क्या आपका वर्टेक्स है। तो इतना आगे हम इसे किनारे का ही नोट डाउन कर ले। वर्टेक्स है 3/2 और लाइन ऑफ सिमेट्री है 3/2 कॉमा माइनस 1/4। चलो अब इसका जल्दी से ग्राफ बना लिया जाए। कहाँ पे इसका ग्राफ बनेगा भाई, यही बनेगा ना। ये क्या है, ये है 3/2 और this is your 3/2 and this point is your 3/2 कॉमा माइनस 1/4, है ना। अब आप कहोगे कि इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं इसमें, 2 हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है। चलो इतना जान लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज अब हम चलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन पे और ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल इंटीग्रल
फंक्शन, ये क्या है? तो हम इससे अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पढ़ने के लिए भी आपको ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपका इस तरह का कुछ ब्रैकेट यूज होता है। किस तरह का? इस तरह का। वहीं आपका फ्रैक्शनल इंटीग्रल फंक्शन में कुछ इस तरह का ब्रैकेट यूज होता है ना। यहाँ पे भी डिफरेंस हमें पता चल गया ना। इसके बिना ना हमारा ग्राफ ऐसा कह सकते हो ना कि हम नहीं समझ पाएंगे कि इसमें फ्रैक्शनल कौन सा और इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है। ठीक है, ओके। तो अब क्या है आपका, सबसे पहले कोई भी x जो है, मतलब कोई भी नंबर है, वो आपका इन्हीं दो से मिलके बना होगा। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से और फ्रैक्शनल इंटीजर से ही मिलकर कोई भी आपका एक नॉर्मल फंक्शन या बोल सकते हैं एक इंटीजर बन सकता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर? ओके, ये आपको नंबर दिया है 2.7। ठीक है, 2.7 दिया है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? जल्दी से बताओ, पूछ लिया हमसे क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, हमें तो मालूम ही नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बस इतना मालूम चल गया कि ब्रैकेट यूज होता है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर इस तरह का ब्रैकेट अगर आपको दिया है, क्या करना है आपको कि जो इसका पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है, यानी कि जो मेन पार्ट होता है, वो आपका उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होगा इसमें? तो 2.7 में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होगा? 2 होगा। वहीं आपको 3.00000000000 एंड 09 दिया है। तब बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? 3 होगा, है ना। चाहे कुछ भी दिया हो, कुछ भी यहाँ पे दिया हो, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका पॉइंट से पहले वाला यानी कि 3 ही आपका क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। पॉइंट के बाद चाहे जितना भी लंबा नंबर दे दे, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमें पता चल गया ना। ठीक है, उसके बाद एक नया केस। अच्छा चलो, आप सोचोगे अगर इसमें निगेटिव टाइप का कुछ दिया है या ऐसे दिया है, यहाँ तो पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसका भी केस, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो ये -3 हो जाएगा। और 1 का भी 1 ही हो जाएगा। जब कुछ नहीं दिया तो 0.0 समझ लो उसको। ठीक है, उसके बाद इसमें एक स्पेशल केस भी होता है, पहले से आप नोट डाउन कर लो, इतना ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, जो कि डिफरेंट है थोड़ा, मतलब डिफरेंट नहीं है, हम इसी का नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। हम इसी को अब निगेटिव में चलते हैं, इसी एक्सेप्शन बोल सकते हैं उसका। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो, समझ में आ गया ना। नॉर्मली अगर पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है तो उसका क्या होगा। अब निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में मान लो यहाँ आपका दिया -8.3। अब आप कहोगे तो अरे इसका तो -8 ही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी गलती मत कर देना कि -8.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 को ले लेना, बिल्कुल नहीं। यहाँ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -9। अब आपका दिमाग दौड़ेगा कि ये क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा तो अभी तक हमने कुछ देखा ही नहीं था। तो यहाँ -8.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -9 कैसे हुआ? हाउ दिस इज पॉसिबल? तो ऐसा इसलिए हुआ, कोई भी नंबर लाइन देखते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ है 8 -8, देन -8.1, -8.2, -8.3, है ना। या ये ले लो, 8 मत लो, ऐसे ले लो, -8, -8, -9, -10,
-11। तो ये आपका हमेशा एक बढ़ जाएगा। जहां पॉजिटिव की बात थी तो पॉजिटिव में जब आपका बढ़ा तो अगर सपोज यहाँ पे आ रहा था 1.3 तो हम हमेशा उसके आगे का लेते हैं। तो हमेशा उसके आगे का लेते तो 1.3 के आगे का क्या था, 2 था ना। अगर 2.3 है तो उसके आगे का क्या था, 3 था। वहीं पे जैसे यहाँ पे 8 लिखा है और यहाँ पे है -8.3 तो इसके आगे का क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। यानी कि आपका एक आगे हो जाएगा। अब समझ में आया? ये क्यों एक्सेप्शन केस में बोल रही थी। -4.5 इसका क्या होगा, अरे हमको तो मालूम चल गया इसका -5 होगा, है ना। -8 इसका क्या होगा, अरे इसका -8 ही होगा। अब आपको पूरा समझ में आया कि -8.3 दिया है या पॉइंट में अगर इस तरह का दिया है तो उसमें क्या होगा, हमेशा एक आगे बढ़ जाएगा। और वहीं पे अगर आपका सिर्फ पॉजिटिव दिया है तो वो उसके आगे बढ़ जाएगा। यानी कि अगर 2.3 दिया है तो वो 3 हो जाएगा, 4.5 दिया तो उससे 5 हो जाएगा और 6.9 दिया है तो वो 7 हो जाएगा। वैसे ही इधर है -8.3 दिया है तो वो 9 हो जाएगा, -4.5 दिया है तो 5 हो जाएगा, -6.8 दिया है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। नाउ मूव टू द फ्रैक्शनल। अच्छा पहले इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, साथ ही साथ ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ किस तरह होगा, तो y = x, ठीक है, y = x। यहाँ पे अगर y = 0 रखें तो x belongs to 1 रखें तो x belongs to 2 रखें तो x belongs to 3। हमेशा एक आगे बढ़ेगा ना, समझ में आया ना कि हमेशा एक आगे बढ़ेगा, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो 0.999999999 कुछ भी दे दे, इसका इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। तो जब मतलब ऐसा बोलो कि 0 to 1 1 to 2, लेकिन 2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है यहाँ पे। 2 to 3, यहाँ 3 उल्टा लगा रही हूँ, यहाँ 3 नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। अब 3 तो x बिलोंग्स टू, ये 3 तो इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन 4 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसे ही आगे चलते जाएगा। तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, चलो इसका ग्राफ बना लिया जाए। इसका ग्राफ कुछ -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 and 4। ठीक है, तो जब आपका ये देखो, जब मैंने आपको बोला कि जब y = 1 तो y = 0 तो x बिलोंग्स टू 1 to 2, है ना। 0 to 1 यानी कि 1 पे तो ग्राफ, 0 पे तो ग्राफ है लेकिन 1 पे नहीं है ना। 0 पे तो ग्राफ है लेकिन 1 पे नहीं है। तो जब जहां पर ग्राफ ना हो वहां हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, वहां हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो देखो यहां से ये 1 पे नहीं है, ठीक है, अब समझ में आया। तो 1 पे जब ग्राफ नहीं इंक्लूड हो रहा है तो वहां कौन सा सिंबल लगेगा, खाली गोला लगेगा ना। उसके बाद फिर चलते हैं, जब हमने देखा y = 1 तो x बिलोंग्स टू 1 to 2, बट यहाँ पे 2 पे इन्वॉल्व नहीं होगा तो यहाँ पे वापस आपका इस तरह का गोला आएगा लेकिन 2 पे नहीं होगा इन्वॉल्व। फिर वापस y = 2 तो x बिलोंग्स टू 2 to 3, फिर वापस 2 पे तो होगा लेकिन 3 पे नहीं होगा। ऐसे ही चलता जाएगा, ये 3 पे तो होगा लेकिन 4 पे नहीं होगा, है ना।
फिर वापस 4 पे तो होगा लेकिन 5 पे नहीं होगा। ये चीज आपकी चलेगी, ये ग्राफ आपका बनेगा। वही चीज आपका यहाँ पे भी होगा कि यहाँ इन्वॉल्व होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। तो इस तरह का ग्राफ आपका किसका हो जाता है, ये आपका हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। जल्दी से हम लोग फ्रैक्शनल का कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ये लेक्चर यही खत्म करते हैं। आई होप कि ज्यादा बड़ा ना हो रहा हो, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल इंटीग्रल फंक्शन, इंटीजर फंक्शन ऐसा बोल दो फंक्शन, इसको हमने कुछ इस तरह के ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया। अब ये क्या है, फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन में आपका जो सपोज इस टाइप का 2.7, तो इसका आपका फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 7। जी हाँ बिल्कुल, जो इसका पार्ट है वो बाहर निकल आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन है ना, 3.09। तो इसका क्या हो जाएगा, 09 बोल दो या 9 बोल दो, बात तो एक ही है ना, है ना। अब चाहे आपको इसके आगे कुछ भी लगा दो, अब जैसे -2, आप क्या करोगे, आप इसका इंटीग्रल फंक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। कुछ भी जब -5 है, 5 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5.0 होता है ना, तो बस 5.0 हो जाएगा। अब इसमें क्या एक्सेप्शन केस होता है, इसमें एक्सेप्शन केस ये होता है अगर आपको निगेटिव दिया है इसमें, है ना, तो उसको 1 में से माइनस कर दो। सपोज यहाँ दिया है -2.0, मैं अपना ट्रिक बता रही हूँ पर्सनली, जिससे मैंने इसको सॉल्व करना बहुत आसानी से सीखा था, कि अगर -2.7 है ना, -2.7 है और हमको इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो इसको 1 में से 2.7 को माइनस कर दो, तो आपको 1.0 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.3 समथिंग हो जाएगा। एक सेकेंड। हाँ है ना, ये अच्छा है, इसको छोड़ो। सपोज दिया है आपका कैसे, एक सेकेंड, -3.2, वो भी सही था, -3.2 ये आपको दिया है। अब इसका ये नहीं ग्राफ, वो भी आपका सही था, है ना। अब इसका फ्रैक्शनल फंक्शन निकालो, माइनस में है तो 1 - 3.2 विच इज इक्वल टू 0.8। कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। एक सेकेंड, 0.8 नहीं होगा, कितना होगा, 1.00 1.0 - 3.2 विच इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा आपका कितना, 2.8 समथिंग, 2.8 है ना, ये इतना हो जाएगा। उसके बाद सपोज ये 0.8 दिया है, 0.8 दिया है तो 1 - 0.8 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। 0.2 ऐसे 6.7, तो 1 - 6.7 कर दोगे तो कितना आ जाएगा। तो एक चीज, सॉरी मैं फिर से एक गलती कर दी और ध्यान नहीं दी। एक सेकेंड, मैं इसको फिर से रख करके पूरा बताती हूँ, एक सेकेंड। सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कि फ्रैक्शनल फंक्शन ये तो समझ में आ गया कि जब 2.7 दिया है तो इसका फ्रैक्शनल फंक्शन 7 हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। बट निगेटिव वाले केस में कुछ अलग होना है। सॉरी, निगेटिव वाला केस जैसे इसी में ले लो, -2.7 दिया है तो 1 में से तो माइनस करेंगे ही, 1 में माइनस तो करेंगे, बट किसको करेंगे, इस पार्ट को करेंगे, यानी कि 1 - 0.7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3, सॉरी 0.3। ये आपका केस होगा, यानी कि आपको इसको नहीं माइनस करना होगा, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट को ही माइनस करना होगा, चाहे कुछ भी हो। 1 सपोज लिखा है 0.2 लिखा है ना, 0.2 लिखा
7.2 लिखा है, जो भी ले लो, ठीक है, 7.2 लिखा है, तो 1 माइनस 0.2 ले लो तो कितना बचेगा, 0.8 बचेगा। तो आपको फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, मेरी गलती है, थोड़ा सा वो गलती हो गया था। आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को 1 में से माइनस करना है, निगेटिव केस जब रहता है तब, ठीक है। फिर से एक बार एक आप दो एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज 7.2 दिया है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 2, 8 अब चलो इसमें ऐसा देख लेते हैं 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0.8, इसका पार्ट क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 8 हो जाएगा। ये सब तो अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किसका क्या हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको दिया है कि 7,000.2, तो क्या करना है, बस 1 माइनस 0.2 कर देना है, 0.8 आ जाएगा आपका। कुछ भी करना हो, बस आपको किसको 1 में से आपको किसको माइनस करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को। आई होप गाइज आप लोग को ये समझ में आ